अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म बन गए। नई हुकूमत को अब सियासी मसाइल से ज़्यादा मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। IMF से जारी मुआहदों को बरकरार रखना या तब्दील करना, महंगाई पर काबू पाना, इंतज़ामी उमूर में बेहतरी बड़े इम्तहान साबित होंगे। IMF से होने वाले मुआहदों और मुआशी पॉलिसियों से मुतालिक नई हुकूमत को बड़े फैसले करना होंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली से मुस्ताफ़ी होकर अवाम में जाने का ऐलान कर चुके हैं। शहबाज शरीफ के सामने चैलेंज पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करना भी है। अमरीका और भारत से ताल्लुकात नई हुकूमत के लिए अहम मामला होगा। गुज़श्ता 3 साल से पाक भारत ताल्लुकात तातुल का शिकार नज़र आ रहे हैं। इन्हीं तमाम चैलेंजेस पर बात करेंगे, कानूनी माहिरीन के साथ होंगे, सियासी रहनुमाओं के से भी ट्रांसमिशन में बात करेंगे। लेकिन एक और अहम बड़ा मामला है कि जो इस्तीफ़े देकर पाकिस्तान साफ बाहर आ चुकी है, उसके बाद क्या मामला हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों के बाद क्या आम इंतखाबात की जानिब बढ़ेगा मामला, या फिर इन पर ज़िमनी इलेक्शन कराए जा सकते हैं। इस सूरत हाल पर भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कुमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया कुमर साहब आपके वक्त का। सियासी मामलात के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी मामलात जो आप ज़्यादा तौर पर बेहतर बता सकेंगे कुमर साहब, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफ़े दे दिए। गो कि जितना नंबर था 156 या 157 उतना नहीं इस्तीफ़े होंगे। बहुत से मुनहरिफ अरकान भी हैं। तो अब क्या सिचुएशन हो सकती है? ज़िमनी इंतखाबात, हुकूमत की इस्तेहकाक इलेक्शन कमीशन के पास है, या फिर आम इंतखाबात की जानिब ये मामला जा सकता है? सवाल जी, सवाल मुझसे किया आपने? जी 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 कुमर साहब। हाँ, तो मेरा सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब ये है कि जो तहरीक इंसाफ ने जो इस्तीफे पेश किए हैं उसमें बड़ी कानूनी पेचीदगियां बहुत ज्यादा हैं। पहली बात यह है कि जो उन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल को जमा कराए हैं, लेकिन उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली, जो क्या मकाम स्पीकर कौमी असम्बली जिनका अपना ही आदमी है, उसको जमा नहीं करवाए। इन्होंने अपने पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जमा कराए हैं, और एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो, मेरी बात हुई है उनसे, वो एडिशनल सेक्रेटरी साहब जो है वो उनका जो कोर कमेटी है वहाँ उनके इस्तीफे पेश किए जाएंगे, मशवरा किया जाएगा, फिर चेयरमैन फैसला करेंगे आया स्पीकर को भेजे या ना भेजे। अब ये सारे मरहले तय करने के बाद ये स्पीकर को भेजते हैं, तो स्पीकर जो है वो 16 IEC में 16 अप्रैल तक स्पीकर है वो। इसके बाद उनके खिलाफ तहरीक एतमाद जो है पेश हो जाएगी। उसकी लास्ट डेट जो है वो 16 अप्रैल। तो वो क्या मुकाम स्पीकर है, और क्या मुकाम स्पीकर जो है आइन में कोई जिक्र नहीं है। उस आइन में जिक्र है स्पीकर टू नेशनल असेंबली, उनको आपने देने होते हैं इस्तीफे। क्या मुकाम स्पीकर का तस्वर नहीं है आइन के अंदर। तो जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता तो ये इस्तीफे इलेक्शन में पाकिस्तान को भिजवाने का मजाज नहीं है। जो ही बहरहाल अगर वो हो भी जाते हैं तो उसमें एक बड़ी अहम बात है, उसमें सरदार एजाज सादिक की जो रूलिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सरदार एजाज सादिक ने तहरीक इंसाफ ने जब इस्तीफे दिए थे, एक रूलिंग दी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब जब तक मैं इनसे मुलाकात ना कर लूँ, उनसे मशवरा ना कर लूँ, उनकी राय ना ले लूँ, मैं आगे नहीं भेजूंगा। उस पर अब मैं आपकी पहले दफा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पहले जस्टिस थे वो, तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक जजमेंट दी है, और उसी जजमेंट की रोशनी में रूल बने हैं। उसमें ये कहा था कि जब कोई इस्तीफा दे उसको तलब करे, बुलाए, उस हलफनामा लें 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, और उसे पूछे कि मैं कोई दबाव, कोई घराव या कोई लालच या खौफ नहीं है, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक इस्तीफा दे रहा हूँ, तब वो जाके इस्तीफा जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं। अगर वो 10 रुपए के या 50 रुपए के स्टाम्प पेपर को वो ना भेजे तो उसको इस्तीफा जो है वो इलेक्शन कमीशन को ना भिजवाया जाए। ये सारे मरहले बड़े मुश्किल तरीन मरहले हैं, ये सियासी मामलात हैं, और उन्होंने देखा था कि हमें शिकस्त हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकेंगे, और अपनी एक जी अच्छा साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। बड़ा एक अहम पॉइंट जो है वो आप बता रहे हैं कि इस वक्त जो है इस तरह से जो इस्तीफ़े दे के या ऐलान करके इस्तीफ़े देने के हवाले से वो नहीं है, बाकायदा तौर पर स्पीकर जो होंगे उनके सामने पेश होना होगा, क्योंकि माजी में भी 2014 में जब ये इस्तीफ़े दिए गए थे उसके बाद ये इस्तीफ़े मंजूर भी नहीं हुए और इस्तीफ़ों के हवाले से बाकायदा गए भी नहीं थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उस वक्त तो चंद अरकान, अब तो 100 से ज़ायद अरकान हैं, हर एक से पूछा जाना ज़रूरी होगा। बाबर डोगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है।
तजयकार हैं। साफ़ी बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त का भी। बाबर डोगर साहब, ये तो मामला हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब चैलेंजेस क्या हैं, मामलात क्या हैं, लेकिन ताज़ा तरीन आप बताइए कि पंजाब में, क्योंकि अब सब की नज़रें लगी हुई हैं, आज हाई कोर्ट में भी मामलात हैं, क्या अब तक की अपडेट्स हैं आपके पास? मुद्दसिर, अभी तक तो मामला हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ये इलेक्शन कब होना है। पीटीआई अभी तक जो चौधरी पीएमएलक्यू जो है वो इस बात पे डटी हुई है कि इलेक्शन जो है वो 16 मार्च को ही होंगे। 16 मार्च का शेड्यूल दे दिया गया है। नून लीग चाह रही है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए, 16 अप्रैल को। कल एक डेवलपमेंट ये हुई कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन दी कि वो डिप्टी स्पीकर को लेके पंजाब असम्बली में जाएं, उनका दफ्तर खुलवाएं, उनको दफ्तर में बिठवाएं और वहाँ पर जो स्टाफ है उसको ऑर्डर करें कि डिप्टी स्पीकर जो है उसके ऑर्डर माने जाएं। कल रजिस्ट्रार जो थे डिप्टी स्पीकर को लेके गए, उनको उनके दफ्तर में बिठवाया। सेक्रेटरी जो असम्बली हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब, उनको ये डायरेक्शन दी गई कि जनाब दोस्त मोहम्मद मुजारी जो हैं उनके ऑर्डर्स की तामील की जाए। अब मुदस्सर इशू ये है कि मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं वो ग्रेड 22 में हैं, सेक्रेटरी असम्बली हैं, और मैं उनको उस वक़्त से जानता हूँ जब वो महकमा एग्रीकल्चर में ग्रेड 7 में जूनियर क्लर्क थे। और उस वक़्त चौधरी प्रेलाई जो थे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, बाद में वो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर बने, ये लोकल गवर्नमेंट में चले गए। उसके बाद वो स्पीकर पंजाब असम्बली बने, तो ये 16वें ग्रेड में पंजाब असम्बली में आ गए। और जब चौधरी प्रेलाई वज़ीर आला पंजाब बने तो वो 18वें ग्रेड में थे पंजाब असम्बली में, और फिर इनको 21वां ग्रेड मिला, और अब एक लेजिस्लेशन के ज़रिए से 22वां ग्रेड मिला। पाकिस्तान की तारीख़ में, मुदस्सिर, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा ऑफिसर नहीं होगा सिविल सर्विस में जो जूनियर क्लर्क से ग्रेड 7 से ग्रेड 22 में पहुंचा हो, और अभी उनकी 7 साल की सर्विस बाकी है। मुझे नहीं पता कि ग्रेड 22 अगर 7 साल की सर्विस बाकी है फिर तो वो चीफ सेक्रेटरी भी बन सकते हैं अगर इसी तरह से मामला रहा तो। सर बाबर साहब, मैं आपको उस वक्त से जानता हूं जब आप सेक्रेटेरिएट की किसी ज़माने में एक इंग्लिश अखबार की रिपोर्टिंग करते रहे। बहुत सारे सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज को आपने देखा। ये वाकई ये पहला पाकिस्तान का एक अनमोल वाकया है कि एक ग्रेड। मुदस्सिर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2007 में मैंने एक अंग्रेजी अखबार में स्टोरी की थी कि राइज एंड राइज ऑफ अ जूनियर क्लर्क। उस वक्त ये ग्रेड 21 में थे, 95 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई, 2007 में ये ग्रेड 21 में थे, 95 में इनकी ग्रेड 7 में जूनियर क्लर्क अपॉइंटमेंट हुई थी। 10 साल पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही, उन्होंने इनको ओएसडी रखा। अब चौधरी प्रेलाई साहब दोबारा स्पीकर बने तो इनको ग्रेड 22 मिल गया। अब मुझे बताएं, ग्रेड 23-24 तो है नहीं, वरना तो ये तो ग्रेडों की सेंचुरी कर लेते। तो और मैं ये भी जानता हूं कि ये उनके डिस्पैच राइडर भी थे, नौकरी के साथ साथ शाम को अखबारात में प्रेस रिलीज भी उनकी लेके आते थे। उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो चौधरी प्रेलाई के अलावा किसी का हुक्म मानेंगे और उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। मुदस्सिर, अब हाई कोर्ट किस तरह से इजलास बुलाती है, किस तरह से ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन करती है, जिस तरह से सरकारी वकील जो हैं, सरकारी वकला तो ये कह रहे हैं कि जनाब तारीख देना स्पीकर का काम है, ये हाई कोर्ट का काम नहीं है। हाई कोर्ट इस मामले में नहीं आ सकता, कब इलेक्शन होना है ये डिसाइड करना है स्पीकर ने, और तो लिहाजा ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अब देखिए कि हाई कोर्ट किस तरह से इन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये 16 अप्रैल तक गए तो ये 16 अप्रैल को भी इलेक्शन नहीं होना, क्योंकि इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होना जब तक चौधरी प्रेलाई को मतलूबा तादाद नहीं मिलनी, और वो पता नहीं कब पूरी होगी, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे जो लग रहा है। अब हाई कोर्ट किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करवाती है, किस तरह से डेट फिक्स करवाती है, अब ये आज पता चल जाएगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम मामला है, बड़ी कहानी। कुंवर साहब आपने सुन ली है। सर, आप इतना जो है वो सारी सर्विस के बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हुए, यहाँ से जूनियर क्लर्क से लोग बन जाते हैं। कुंवर साहब ये देख लीजिए, ये भी पाकिस्तान ही है। कुंवर साहब, एक तो मैं चाहूँगा आप बात मुकम्मल कर रहे थे, दूसरा मेरा सर सवाल भी उसके साथ ही जोड़ लीजिएगा कि मुनहरिफ अरकान जो हैं वो इस्तीफ़े उन्होंने नहीं दिए, तो उनके खिलाफ कोई इंज़बाती कार्रवाई भी पार्टी सतह पर वो नहीं हुई है, तो उनका फिर मुस्तकबिल इस वक्त क्या है? जैसे वो आए थे इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो वैसे ही बरकरार रहेंगे फिर?
अभी आपने जो सूबाई असम्बली सेक्रेटरीट के बारे में, जो सेक्रेटरी और सूबाई असम्बली है, इलेक्शन कमीशन नहीं है, सूबाई असम्बली का सेक्रेटरी भट्टी साहब के बारे में बात कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ कानूनी मामलात हैं जो नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ असम्बली के हवाले से है, फिर तीसरा ये मामला है कि इस वक्त चैलेंजेस जो आने वाली हुकूमत को हैं उस पर हमें नज़ीर लगारी साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तजज़कार और एडिटर इन चीफ बोल है। लगारी साहब शुक्रिया, आपके वक्त का भी हमें ज्वाइन किया है अशतर औसाफ अली साहब ने, बहुत शुक्रिया। साबिक अटॉर्नी जनरल और सीनियर कानूनदान है अशतर औसाफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। अच्छा अशतर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा, आप खासा मसरूफ़ हैं, वक्त भी आपने दिया है। ये एक मामला पंजाब में है कि इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर मामला है, लेकिन ये बार बार एडवोकेट जनरल की जानिब से भी ये बात की गई कि इस्तेहकाक भी असम्बली के पास है, वो कब इजलास बुलाते हैं, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। लेकिन हमने ये देखा, पहले भी ये कहा गया कि स्पीकर की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए वो भी सबके सामने थे। तो क्या ये मामला जो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का, इसमें क्या कानूनी मामलात हो सकते हैं सर? देखिए, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला वो भी इसी नौयत का था। वहाँ पे भी बात यही थी कि क्या स्पीकर की सवाबदीदी इख्तियारात हैं, दूसरा क्या ये इख्तियारात जो हैं वो स्पीकर जो है वो टाइम के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से चला सकेगा, और तीसरी बात ये कि क्या इसमें कोई टाइम मुअय्यन है या नहीं है। उसमें बड़ी सिंपल बात है जी। बात यह है कि जब वज़ीर आला का इंतखाब की बात है, चूँकि यहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, तो टेक्निकली कैबिनेट नहीं है, और जो कैबिनेट नहीं है इसलिए गवर्नमेंट नहीं है, और अगर गवर्नमेंट नहीं है तो हर चीज़ उज़्व मुअत्तल बन जाती है। तो एक तो ये पहलू है कि जल्द अज जल्द हुकूमत का बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि स्पीकर के क्या इसके अंदर इख्तियारात हैं। याद रखिए कि ये मामला जो है वो स्पीकर की सवाबदीद जो है वो लिमिटेड होती है। वो लिमिटेड है तादीबी कार्रवाई करने के हवाले से, और मामलात को जो दूसरा चलाने हैं उसके मामले में किस तरीके से जो ऑर्डर ऑफ द हाउस डिटरमिन किया जाएगा, एजेंडा वगैरह का, ये उनके सवाबदीदी इख्तियारात हैं। लेकिन क्या उनमें कोई वो तातुल कर सकते हैं या वो टाइम अपनी मर्जी का दे सकते हैं? नहीं। और यहाँ पे एक और बात भी बहुत अहम है, और वो अहम बात ये है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत एहतराम है मुझे परवेज़ इलाही साहब का, लेकिन चूँकि वो खुद इस वक्त कैंडिडेट हैं वज़ीर आला बनने के लिए, इसलिए उनको स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। उनको इस मामले से बिल्कुल हट जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मामला की शफाफियत जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे जब वो मुल्क के आइन के साथ मुंसलिक बातें हों। और आइन का तकाजा क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो बननी चाहिए, चलनी चाहिए। एक केस का फैसला किया था 3 साल पहले, 4 साल पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के कोई अपने इख्तियारात नहीं हैं, वो इख्तियारात कैबिनेट के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं। कैबिनेट ही उसको गाइड करती है, कैबिनेट की मशावरत के साथ ही। ना स्पीकर कोई रूलिंग दे सकता है इसके ऊपर, ना स्पीकर इसको अपनी मर्जी से तवालत दे सकता है। और पंजाब के हवाले से स्पीकर साहब को इसमें मसद एहतराम मैं उनसे कहूँगा कि वो इससे अलहदा हो जाएं इस सारे मामले से, और डिप्टी स्पीकर को या जो पैनल है, 4 लोगों का पैनल होता है, उसमें से जो भी साहब सीनियर हैं वो आएँ और वो इसका इंतखाब करवाएं। ये बहुत सही। बिल्कुल अशतर साहब, सब बड़ा एक अहम मामला आपने बताया है, लेकिन इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये अदालतों की तरफ असम्बली के पार्लियामान के मामला जाना और फिर वहाँ से ऑर्डर आना और अपनी मनमानी भी पार्लियामान में करना, ये दोनों सूरतें एक एक्सट्रीम लेवल पे हमने इन्हीं दिनों में ये देखी हैं। तो खैर बहरहाल इसका भी मामला पार्लियामान ने खुद हल करना है अगले आने वाले वक्त में। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ बन गए हैं, बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त हुकूमती मामलात के, सियासी मामलात को लेकर, फिर मुआशी जो चैलेंजेस हैं
ख़ासतौर पर वो बड़े एक आम हैं। ये जो असम्बलियों से बाहर आना है फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और डिमांड है अर्ली इलेक्शन की, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? ये मुमकिन है ऐसे इलेक्शन का इस तरह से हो जाना? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इस्तीफे नहीं दिए गए हैं। वो तकनीकी तौर पर अभी बताया कुमार साहब नहीं, इस्तीफे दिए ही नहीं गए हैं। इस्तीफे देने का जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ा से स्पीकर ऑफिस को इस्तीफे मौसूल होने थे और फर्दन जाकर कौमी असम्बली के अरकान पेश होते या जाकर देते स्पीकर को और स्पीकर उसका फ़ैसला करता या टाइम देता। यहाँ वज़ीर ख़ारजा ने अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया और साथ में शायद उन्होंने पार्टी के भी इस्तीफ़े का ऐलान किया, लेकिन दिया कुछ भी नहीं, कागज़ में कुछ नहीं लिखा हुआ था। और फिर इसी तरह से सूरी साहब ने भी अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया और ये बिल्कुल नहीं कहा है कि मैं इस्तीफ़े किसी का इस्तीफ़ा उनके पास है तो उनको वो उसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इस तरह का कोई नहीं कहा। ख़ुद भी कहा कि मैं भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मैं भी अब जा रहा हूँ। एक तो ये कि वो एक्सेप्ट उस सूरत में करते जब उनके पास होते, फिर घर से जाकर उन्होंने बयान दिया कि इस्तीफ़े मेरे पास मौजूद हैं, मैं वो इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दूँगा। अच्छा, ये बात वो उस वक्त कर रहे हैं जब इस्तीफ़ा दे चुके हैं, घर से जा चुके हैं। 2 इस्तीफ़े तो मंजूर हो सकते हैं, कोई भी स्पीकर आएँ। वो एक इस्तीफ़ा होगा शाह महमूद कुरैशी का, चूँकि उन्होंने कहा था कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हम का मतलब वो ख़ुद कह रहे थे अपने आप को या अपनी पार्टी को कह रहे थे, इसमें वजाहत नहीं थी। ये थी कि जी हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं और बस मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद जो है यही बात सूरी साहब ने की कि मैं भी नहीं रहूँगा और मैं भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मैं भी जा रहा हूँ, और चले गए। और वो अब कहते हैं कि जी वो मेरी जेब में, तो उनकी जेब में क्या कर रहे हैं? वो एक एलियन हो गए हैं अब खुद, चूँकि इस्तीफ़ा देकर और कहकर और वो चले गए। तो चले गए तो फिर वो चूँकि स्पीकर के ओहदे पर थे और उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, तो ये रिज़ाइन तो एक्सेप्टेड है। और कानून की नज़र में जब जाएंगे, इसकी ताबीर तशरीह होगी, तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने कुर्सी पर बैठे हुए, स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बाकी इस्तीफे भी एक्सेप्ट नहीं किया और उनको मालूम भी नहीं था, नाम लिस्ट नहीं पड़ी गई कि इन लोगों ने दिए हैं। हो सकता है 3 लोगों ने दिए हो सकता है 5 लोगों ने दिया हो सकता है 10 लोगों ने दिया हो सकता है कि पार्टी की अक्सरियत ने न दिए हों इस्तीफे। और वो कह रहे हैं मेरी जेब में पड़े, तो आपकी जेब में वो इस्तीफे क्या कर रहे हैं? वो किसी काम के नहीं हैं, वो तो होने चाहिए स्पीकर ऑफिस में। और इस वक्त जो भी स्पीकर मुंतखब हो उसके पास वो इस्तीफे देने चाहिए। वो इस्तीफे नए स्पीकर जो हैं उनके बारे में छानबीन करें और उनसे पूछें कि जी बाकी आप इस्तीफा दे रहे हैं, फिर वो एक्सेप्ट करें, ये उनकी सवाबदीद है, लेकिन उन्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन इस्तीफे इस वक्त कहीं भी नहीं है, इस्तीफे आए नहीं हैं, स्पीकर ऑफिस में नहीं है, वो पड़े हुए कासिम सूरी साहब की जेब में, और हमने नहीं देखे कि उनकी जेब में है कि नहीं है। तो इनकी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। और मैं सिर्फ एक बात और बताता हूँ कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद ये वापस आएंगे, हाउस में बैठेंगे और ख्वाजा आसिफ अपनी सीट से उठेंगे और कहेंगे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मेरे ख्याल में इसके बाद ये सूरत हाल जो है हमारे ऊपर वाज़ेह होगी। अच्छा, ये बड़ा एक अहम मामला है। 2014 क्या दोबारा से दोहराने वाला मामला होगा, नहीं होगा, इसको हम देखें। बस एक चीज़ जो है 2014 में जो कुछ हुआ वैसा कुछ ना हो, बाकी तो सियासी मामला है इसी तरह से चलते रहें। लेकिन कुंवर साहब, मेरा एक सवाल स्पेसिफिकली है कि क्या अगर 156 लोग ही, चले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 156 लोग ही सारे के सारे मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, स्पीकर साहब इस्तीफ़े कबूल कर लेते हैं और फ़र्ज़ करते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए, वो तमाम ख़त्म हो गए, तो क्या 156 लोगों के जाने के बाद आम इंतखाबात होते हैं या इन पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे? तकनीकी मामला क्या होगा सर? मैं ये समझता हूँ सर, कुंवर साहब बैठे, मैं कुंवर साहब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी कुंवर साहब। जनाब, सबसे बड़ी अहम बात ये, जैसे आप फरमा रहे हैं ये 156 का जो आप बता रहे हैं या 155 है जी, तो ग्राउंड रियलिटी ये नहीं। ग्राउंड रियलिटी में ये ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मेंबर हैं कौमी असम्बली के, जिनके इस्तीफे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जाएंगे, बाकी इस्तीफे नहीं जाने। वो हमें भी इत्तला मिल रही है, हमसे मशावरत भी कर रहे हैं। अगर इन्होंने जैसे स्पीकर जो जैसे कि क्या मुकाम स्पीकर जो मजाक कर रहे थे, फ्लोर पे खड़े होकर कहते मैंने रिजाइन दे दिया। जब रिजाइन दे दिया, फ्लोर पे खड़े होकर कह दिया, तो रिजाइन तो हो गया ज़बानी तौर पर। इसमें बड़ी अहम बात यह है, जो कहा मैं रिजाइन दे दिया, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत तो रही क्या स्पीकर की?
जैसे वो डिप्टी स्पीकर है। लेकिन बहरहाल अगर इसके बाद भी उन्होंने भिजवा दिया तो हमें ये खबर मिली है कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में चले गए। इनकी बहुत से अरकान कौमी असम्बली जो है वो कोर्ट में जाएंगे और वो कहेंगे जनाब स्पीकर ने हमारे राय लिए बगैर ये तमाम भिजवा दिए हैं और उन्होंने जब स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ भिजवाए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने हमारी राय भी नहीं दी, हमने पूछा भी नहीं, जो तरीक़ाकार होता है। ये सारे मामले खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी हम कह देते हैं कि 126 ही लगा दें, 125 ही लगा दें, अगर ये 80 पे चले जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है रोकने की। वो तो स्पीकर की तरफ से जो ही वो नोटिफिकेशन आएगा तो वो उनको डी सीट कर देंगे और उनके साथ डी नोटिफाई कर देंगे और डी नोटिफाई करने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इंतखाबात कराने पड़ेंगे आइन के आर्टिकल 224 के तहत। तो वो तो 60 दिन में इंतखाब करवा देंगे। हमारी बात हुई है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आला हुकाम से, तो कहते हैं हमारे पास इस्तीफात है, हमारे पास सारी मशवरी तैयार है, रिटर्निंग अफसर मौजूद है, हम उनको फौरी तौर पर 60 दिन में इनके इंतखाबात जो है करवा देंगे और क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट जो है वो भी ताउन करने की मजाज होगी हमारे साथ, तो जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होगी हम करवा देंगे, हमारे लिए कोई मसला नहीं है और तमाम फंड भी हमारे पास मौजूद है, हर तरह के मौजूद है, हमने 60 दिन अथॉरिटी दी हुई है। तो ये इंतखाबात तो हो जाएंगे अगर इलेक्शन के पाकिस्तान के पास इस्तीफे आ गए। लेकिन बड़ा जैसे हमारा माजी का तजुर्बा बताता है कि इस्तीफे आने बड़े प्रॉब्लम होते हैं, बड़े इसमें पेचीदगी हैं, तमाम मेंबरान से पूछा जाएगा। आप ये देखें कैप्टन जब गौहर अयूब साहब जो थे स्पीकर कौमी असम्बली, तो उन्होंने MQM के इस्तीफे कबूल करने में 3 माह लगाए थे और सरदार अयाज सादिक ने 6 माह लगाए और इसके बाद वो सारे इस्तीफे वापस हो गए। वो जैसे हमारे दोस्त ने फरमाया शर्म हया का भी इस लोगों जो है वो देखना पड़ा, सुनना पड़ा सब लोगों को। तो ये चीजें नजर आ रही है, ये कि नहीं होगा ये जो जब से एक और बड़ी चले आज एक जो प्रोग्राम हम आपको बता देते हैं ये मसला क्या पैदा हुआ, इतनी जल्दी क्यों हुआ है ये सारा। इसका जल्दी ये हुआ है कि फॉरेन फंडिंग केस आ रहा है और फॉरेन फंडिंग केस जो है इसी हफ्ते दूसरे हफ्ते में ये जो है इसका फैसला आ जाएगा। अनवर मंसूर साहब के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इनका फॉरेन फंडिंग ममनुआ जो है उसको जब्त करता है तो इनका जो सिंबल वापस ले लिया जाएगा और पार्टी जो है उसकी रजिस्ट्रेशन तहरीर हो जाएगी और तमाम मेंबर जो हैं कौमी असम्बली के वो आज़ाद तस्वर की जाएंगे। तो उससे बचने के लिए इमरान खान साहब ने बड़ी हिकमत अमली के तहत बहुत जल्दबाजी के तहत इनसे इस्तीफे लिए ताकि इलेक्शन पाकिस्तान के फैसले के तहत उनकी मेंबरशिप जो है वो आज़ाद हो जाती है। तो हमने पहले इस्तीफा दे दिया, हमारी आज़ादी का क्या फर्क पड़ता है। तो ये सारा मामला फॉरेन फंडिंग का मामला हो रहा है, उसका मामला बहुत सीरियस केस है वो। अब वो उसके 25 अप्रैल से पहले सुनने में आ रहा है। वैसे 15 अप्रैल को तो आखिरी जजमेंट सुना देंगे क्यों अनवर मंसूर के तमाम जो है बहस मुबासा खत्म हो चुका है, तो अब उन्होंने फैसला करना है। तो इसी तरह से ये इन्होंने ये फॉरेन फंडिंग से बचने के लिए ये ड्रामा रचाया है। इन्होंने कोई तस्दीकें नहीं आ रहे, कोई बात नहीं हो रही है, महज अपना एक इन्होंने आवाम का ही तासर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें अगर गैर कानूनी भी करार दे दिया तो हम बच जाएंगे, हमारे तस्दीकें दे दिया, फारिग हो गए। तो ये सारे मामला इस तरह से है। बाकी इलेक्शन के पाकिस्तान तैयार है, जब चाहे जिन इंतखाबात करवा लें उनकी मशीनरी तैयार है। ये अब इलेक्शन की जानिब जाया जाएगा या वापस जैसे लगारी साहब कह रहे हैं कि 2 महीने हों या 1 महीना हो वो वापस से असम्बलियों में जाएंगे। अब देख रहे हैं कि तरीक़ाकार क्या होता है। लेकिन इस वक्त वो 12 लवाम में आ गए। आज कुछ ही देर पहले ख़बरें सामने आई हैं कि जो पेशावर का जलसा है वो भी 1 दिन पहले कर दिया गया है और जो कराची में दूसरा जलसा होने जा रहा था इतवार को वो भी हफ्ते की शब वो रखा गया है। तो ये भी स्केड्यूल चेंज करें। इमरान खान साहब अपनी टीम के साथ अब बाहर जलसों की सूरत में आ गए हैं। अच्छा, एक चीज़, वज़ीर आज़म अब शहबाज शरीफ साहब बने हैं, बाबर डोगर साहब पहले वो वज़ीर आला पंजाब थे। बड़ा उनका एक तरीक़ाकार ब्यूरोक्रेसी के साथ हुकूमतें चलाने का है, ना कि काबीना, और वे एक उनका शुरू से 10 साल जो मुसलसल वज़ारत आला और उससे पहले भी, और कुछ मखसूस ब्यूरोक्रेट हैं, हमें यह भी खबर मिल रही है, आपको ज़्यादा पता होता है, उन्होंने इस वक्त गाड़ियाँ शाड़ियाँ चमकानी शुरू कर दी। जो बेचारे OSD बने हुए थे पिछले 4 साल से वो वापस आ रहे हैं। तो पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है और फेडरल में अब क्या होने जा रहा है और किस तरह से आपको लगता है कि मामला चलाए जाएंगे? बिल्कुल मुदस्सिर, 10 साल शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला रहे। वो अपनी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जाने जाते हैं कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी बेहतरीन करते हैं। तो उनके पास एक ब्यूरोक्रेट्स की टीम थी जिसके ज़रिए से वो सूबा चलाते थे। और जो इतलात आ रही हैं कि डॉक्टर तुकीर शाह उन्हीं को वो अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेके जा रहे हैं
और उसके साथ साथ बाकी उनके इमदादुल्लाह बुसाल जो थे वो यहाँ पर उनके साथ 5 साल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस दफ़ा उनको पंजाब में भेजा जाएगा एज चीफ सेक्रेटरी और वो हमजा के साथ काम करेंगे। बल उनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी आप आजकल नहीं, वो पिछले 7-8 दिनों से वो तैयार बैठे हुए थे कि जनाब किसी भी टाइम वो चार्ज ले लेंगे। डॉक्टर तकीर शाह के हवाले से ये था कि उन्होंने 4-5 दिन पहले सारे फेडरल सेक्रेटरी जो हैं उनकी नई लिस्ट भी बना ली है और वो जूही शहबाज शरीफ अब आगे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो एक आधे दिन में आप देखेंगे कि फेडरल सेक्रेटरीज का एक तबादला होगा पंजाब में। बाबर इस पर मजीद हम बात करते हैं। मुदस्सिर, पीटीआई का सबसे बड़ा इशू ये था कि वो ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं ले सके। उस्मान बुदास साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, उनको ब्यूरोक्रेसी की निटी गिटी का बिल्कुल ही नहीं पता था। अफसरान से किस तरह से काम लेना है, कौन से अफसर काम किए हैं, कौन से अफसर काम के नहीं हैं, इस चीज़ की उनको बिल्कुल समझ नहीं थी। शहबाज शरीफ उनके पास है ना कि ब्यूरोक्रेसी ने काम किया ही नहीं है, काम करने नहीं दिया। ये भी एक तासुर पंजाब के हवाले से बहुत ज़्यादा, क्योंकि पंजाब ही मेन सेक्रेटेरिएट था। हमें याद है एक बार उस वक्त के गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने हमारे प्रोग्राम में बात की। उन्होंने कहा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने मेरे नाक की लकीरें निकलवा दी हैं। छोटा सा एक काम है कि आब पाक पानी की स्कीम है, दस्तखत तक वहाँ से चीज़ें जो हैं वो नहीं रुक। तो मतलब गवर्नर ये कहे कि मेरे साथ ये हो रहा है, वज़ीर आला कहे जी इसको चेंज कर दें, इसको ये काम नहीं कर रहे हैं, ये तासुर क्यों रहा है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से? मुदस्सिर, गवर्नर के तो इख्तियार में कुछ नहीं है, वो तो किसी एक बंदे का ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता। उसका इशू डिफरेंट है, मसला चीफ मिनिस्टर का है, ये कोई इशू नहीं है। मैंने काफली के दौर में देखा चौधरी प्रेलाई के साथ जो ऑफिसर थे वो बाद में उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ भी काम किया और शहबाज शरीफ ने उनसे बड़ा ज़बरदस्त काम लिया। इशू सिर्फ इतना है कि जो काम नहीं करता उसको बलूचिस्तान फेंक दें, उसको KPK में फेंक दें, 3-4 को आप फेंकेंगे, बाकी सारे काम करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर उस्मान बुदास साहब जो हैं उनका एक ही जोर था कि उन्होंने हायर एजुकेशन है उसके 17 सेक्रेटरी चेंज कर दिए, आप पाशी के 12 सेक्रेटरी चेंज कर दिए और एक अजीबोगरीब हरासमेंट थी ऑफिसर्स के अंदर। किसी को ये पता ही नहीं था कि वो कितनी देर यहाँ पर टिक सकेगा या टिकेगा, बगैर किसी वजह के ऑफिसर्स को चेंज किया जाता रहा। भाई चेंज करना है, अगर आप पाशी वाला काम नहीं कर रहा आप उसको हायर एजुकेशन में ले जाते हैं, आप उसको होम में ले जाते हैं, आप उसको ट्रांसपोर्ट में ले जाते हैं, तो उससे वो किस तरह से काम करेगा? 3-4 को आप बलूचिस्तान और सिंध में फेंकते, बाकी सारे काम करना शुरू कर देते। बल ये एक मैकेनिक्स है और शहबाज शरीफ इस मैकेनिक्स को जानते हैं, तो उनके पास उनकी जो टीम है वो सारी इकट्ठी होना शुरू हो गई है और उनको पता है। ये जो टीम थी, ये भी कहा जाता है कि इमदाद बुसाल हो, नसीम ज़ादे को, ये बहुत सारे वो तमाम लोग हैं जो शहबाज शरीफ के साथ मुख्तलिफ जो है वो कमिश्नर लेवल से लेकर सेक्रेटरीज तक वो काम करते रहे हैं। और ये तनकीद बहरहाल रही है शहबाज शरीफ साहब पर कि वो अपनी काबीना से ज़्यादा इनसे मामलात चलवाते हैं बहरहाल, लेकिन उसके बावजूद गवर्नेंस की जो आउटपुट है वो एक बहुत अच्छी रही है हमेशा से शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशतर औसाफ साहब, एक मामला तो ये जो पंजाब के हवाले से आपने खासी तफसील के साथ बताया, दूसरा मैं देख रहा था लगारी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और आप ख़ास से उसमें मुस्बत अपने इशारे दे रहे थे कि बिल्कुल ऐसा ही मामला है। लेकिन सर एक जो इस वक्त आईनी हैसियत है वो स्पीकर के हवाले से है कि स्पीकर कोई नहीं है, पैनल ऑफ चेयर में हमने देखा वो भी है, जब स्पीकर आएंगे तो सारा मामला वो हो गए। तो अगर ये स्पीकर आकर फ़र्दन ये मामलात पूछते हैं, और दूसरा जो अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कुंवर साहब ने बात की है वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से है, तो जब यहाँ ये चीज़ें मामलात आते हैं फिर किसी सियासी जमात का अपना रोल क्या रह जाएगा पार्लियामान में? देखिए, आपकी टीम बेसिकली जो इस्तेफार किया आपने, जो आपके सवाल आते हैं वो उनके मैं 3 हिस्से कर देता हूँ। एक हो गया कि माजी के हवाले से इस्तीफों का आना और उसको किस तरीके से चलाया जाता है। याद रखिए कि इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का अपना एक केस है, जब गुलाम इसाक खान साहब ने उनको डिसमिस किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया था असेंबलियों को, तो उसमें भी यही सवाल था कि किस तरीके से स्पीकर जो है वो इन मामलात को देख सकता है, इस्तीफे कैसे देने हैं, इस्तीफे किसके पास जाने हैं और क्या किसी की जेब में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी नंबर 1 जेब में नहीं होने चाहिए, नंबर 2 इस्तीफे जो है वो एक इनफरादी फेल है और आप पार्टी, चूँकि पार्टी
इसके ऊपर ना तो कोई किसी किस्म की डायरेक्टिव दे सकती है, ना कोई ऐसी बात है। और अगर उसकी डायरेक्टिव को नहीं कोई मानता तो उसके ऊपर कोई बोझ या पाबंदी नहीं होती। एक तो ये हो गया। दूसरा कि किस तरीके से ये अगर इस्तीफे दे दिए जाएं, उनको वेरीफाई कर दिया जाए और वेरीफाई करने के बाद उनको डी नोटिफाई किया जाए, तो ज़रूरी नहीं कि सारे मुल्क में इतने सारे लोग जो हैं वो एक ही दिन इंतखाब होगा। इंतखाबात की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में है कि वो कब किस हल्के में करना चाहते हैं। हाँ, आउटर लिमिट है उसके अंदर आप इंतखाबात कराने हैं। और चूँकि ये सारे मामले जो हैं, अब चूँकि इलेक्शन कमीशन जो है एक फ़ाल कमीशन है और वो एक आईनी उनका तकाजा है, उसके ऊपर उनकी पूरी तैयारी है। जो मुझे पता चला है कि तमाम के तमाम जो मामलात हैं वो ऑन द गो हैं इलेक्शन के हवाले से। तीसरी बात ये है कि पैनल जो होगा, पैनल उसके अंदर कोई किसी किस्म की हैसियत नहीं रखता इस्तीफ़ों के बारे में। ये स्पीकर ही को जाने और डिप्टी स्पीकर को नहीं जाने। और जो बात की गई कि डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि जी मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ, तो उनका मुस्ताफ़ी कह देना ही काफ़ी है और उसके बाद अब कोई फॉर्मल किस्म की जो उनके लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। उनका तो नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए कि वो डिप्टी स्पीकर से मुस्ताफ़ी हो गए। उसकी वजह ये है कि आइन में जहाँ जहाँ लिखा हुआ है कि इस्तीफ़े का जो है वो मंजूर करना ज़रूरी है। मसलन वज़ीर आज़म अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो सदर उनको काम करने की हदायत कर सकते हैं कि वो कंटिन्यू करें, लेकिन अटॉर्नी जनरल अगर इस्तीफ़ा देता है तो उनको कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वो मशरूत होगा सदर की सवाबदीद पे कि वो उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो वो बात ख़त्म हो जाती है। तो आइन ही इन चीज़ों को डिमार्केट करता है। बाबर साहब आपको कमेंट करना चाहें? मैं फिर लगारी साहब से सवाल है, देख लीजिए जो हम बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की वही खबर आ गई है। मैं अख्तर उस्ताद साहब से सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि पंजाब में जो इस वक्त मसला चल रहा है कोर्ट में, वो ये है कि पैनल ऑफ चेयर जो है वो तो अनाउंसड है, लेकिन मसला ये है कि अपोजिशन जो है जो पैनल चेयर अनाउंस किया गया वो कह रही कि हमें उस पर एतबार नहीं है। तो वो ये चाह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट नया पैनल ऑफ चेयर जो है वो बनाया जाए, जबकि हुकूमत ये कह रही कि ये स्पीकर की डिस्क्रिप्शन है, अदालत नया पैनल खुद से नहीं बनवा सकती। तो अब ये एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि पैनल जो बनाया गया उस पर अपोजिशन को एतराज़ है, डिप्टी स्पीकर पे गवर्नमेंट को एतराज़ है और ये कहा जा रहा है कि एक नया पैनल बनाया जाए। तो क्या कोर्ट एक नए पैनल की और ये स्पीकर को बाईपास करके हो सकता है? नहीं, अदालत नहीं कर सकती, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि स्पीकर जो है उसकी अब कोई इसके अंदर कोई से नहीं हो सकती, वो जो खुद कैंडिडेट है। कॉन्फ्लिक्ट कानूनी इस्तिलाह में इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, तो इसलिए उनका अमल दखल इसमें कोई नहीं समझा जाएगा, ना होना चाहिए। उसका हल क्या है? उसका हल ये है, क्योंकि ये इजलास जो है ये बेसिकली है ये इजलास बुलाया गया है वज़ीर आला को मुंतखब करने के लिए। तो जो लोग उसमें बैठे हुए हैं वो बाय मेजॉरिटी अपना एक चेयरपर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। ये है जमहूरियत और ये है आइन का तकाजा कि जहाँ पे एक चीज़ फेल हो रही हो, दूसरी चीज़ मौजूद ना हो, तीसरी के ऊपर तनाज़ा हो, तो फिर जो बैठे हुए अरकान हैं वो वोट के ज़रिए, और ये एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है कि वो अपना, जिस तरह स्पीकर को मेजॉरिटी से आप मुंतखब करते हैं, इसी तरह आप मुंतखब करेंगे ये अपना जो उस इजलास के लिए बैठे। आप देखेंगे उधर भी सेनेट में भी जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन ही हुआ था, वहाँ पे भी जो है वो एक साहब को मुतफ़िका तौर पे बिठा दिया गया था और वो पीपल्स पार्टी के ही मुंतखब के टिकट पे ही मुंतखब हुए थे। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ पे डेडलॉक आ सकता है। तमाम मामलात को अगर हम बगौर पढ़ें देखें तो उसका हल निकल आता है, और उसका हल ये है
कि मेजॉरिटी जो असेंबली के अरकान हैं वो ना कर लें। एक बात आपकी इजाज़त, सबकी इजाज़त है, आपका टाइम लिया। आपने बात मैंने सुनी है कि बात हो रही है कि काबीना को बाईपास करके शहबाज साहब जो है वो ब्यूरोक्रेसी से काम लेते थे। देखिए, काबीना को कभी उन्होंने बाईपास नहीं किया था। काम तो ब्यूरोक्रेसी ने ही करना होता है, काबीना ने काम नहीं करना होता। काबीना ने तो आपको एक पॉलिसी मरतब करने के लिए आपकी मुआवनत करनी होती है, और काम जो है